के सर्वे के दौरान हिंसा का मामला, जहां सांसद जियाउर रहमान बर्क पर पुलिस ने केस लिखा है। देखिए, सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल पर भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने 6 एफआईआर लिखी है। पुलिस ने एफआईआर में जियाउर रहमान बर्क का जिक्र किया है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भीड़ को भड़काया, एफआईआर में लिखा गया है। देखिए, बिना अनुमति 2 दिन पहले जामा मस्जिद गए थे, ये भी लिखा गया है। संभल हिंसा में पुलिस ने सांसद बर्क को आरोपी बनाया है। सुहेल, इकबाल और 700 से 800 अज्ञात पर भी केस दर्ज किया गया है। तो 22 नवंबर को जियाउर रहमान बर्क मस्जिद गए थे, एफआईआर में ये लिखा गया है। और देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए भड़काऊ बयानबाजी की गई है। एफआईआर में देखिए लिखा गया है 22 नवंबर को जियाउर रहमान बर्क देखिए, ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात ये। तो देखिए, संभल हिंसा मामले में एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है और लगातार इस मामले में काफी तेजी से जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। तो हिंसा में देखिए, पुलिस ने सांसद के खिलाफ केस दर्ज किया है। बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। तो संभल हिंसा मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। और देखिए, पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर लिखी है। और हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए, लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। सांसद पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तमाम बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज हुई है। क्या कुछ और अपडेट सामने आ रही है? देखिए, पुलिस ने अब तक 2 थाना क्षेत्रों में 7 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें कोतवाली सदर का जो थाना क्षेत्र है वो शामिल है। इसके अलावा जो नखासा है वहाँ 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 5 मुकदमे कोतवाली सदर में दर्ज हुए हैं। और इनमें करीब 2750 लोगों को जो अज्ञात में है आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 12 ऐसे लोग हैं जो नामजद किए गए हैं, जिनमें यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ संभल सिटी से जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद, उनके बेटे सुहेल इकबाल को भी आरोपी बनाया गया है। ये बताया गया है कि जब ये घटना हुई उससे पहले जो जुमे की नमाज थी शाही मस्जिद में, माफ कीजिएगा जामा मस्जिद में, तो वहाँ पर जियाउर रहमान बर्क पहुँचे थे और उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था। इस तरीके का जिक्र जो है वो उस एफआईआर में है। और सभी लोगों के बीच में, हजारों की भीड़ के बीच में वो भाषण दिया गया था। और उसको ही पुलिस ये मानकर चल रही है कि वहाँ से जियाउर रहमान बर्क ने इस पूरे माहौल को भड़काने का काम किया और अपने पक्ष में वो इसका सियासी लाभ लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयानबाजी यहाँ पर की। इसके अलावा जो सुहेल इकबाल हैं, यहाँ के समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके बेटे, उनके ऊपर भी ये आरोप है कि जब ये पूरी घटना हुई उससे पहले ही वो यहाँ जामा मस्जिद के पास मौजूद थे एक घर में, और यहाँ से रहकर वो उन सब लोगों को जो अराजक तत्व हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उनको बता रहे थे कि उनको किस तरीके से यहाँ पर पूरे मामले को उकसाना है। जब यहाँ सर्वे चल रहा था उसी दौरान जो वजू खाने हैं वहाँ से पानी को निकाला गया। वो पानी कई दिनों से भरा हुआ था, क्योंकि जुमे के जुमे जो पानी है वो वजू खाने से बाहर निकाला जाता है। तो जब पानी बड़ी तादाद में जामा मस्जिद से बाहर आया नाली के जरिए, तो लोगों ने वहाँ पर उसको देखा और ये अनुमान लगाया, ये आशंका जताई कि वहाँ पर शायद खुदाई का काम शुरू हो रहा है। ये अफवाह और ज़्यादा तेज़ी से भड़काने का काम नेताओं ने किया, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, आगजनी की, 8 वाहनों में आग लगा दी। ये सारे वाहन
पुलिस के निजी वाहन थे, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर डिप्लॉयड थे, कई दिनों से यहाँ ड्यूटी दे रहे थे, उनके वाहन थे। और उसके बाद यहाँ पर खूब जमकर हिंसा हुई। 5 लोगों की अब तक पूरी हिंसा में जान चली गई है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके सहारे छूट गए हैं। अब उन परिवारों का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं रहा। कोई अपनी हलवाई की दुकान करता था, वहाँ पर सामान लेने गया था, उसी हिंसा में शिकार हुआ और उसको गोली लगी, वो मर गया। इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। तो कुल मिलाकर अब जो पुलिस है उन लोगों को निशाना बना रही है जो उस इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं। खास तौर से जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो वीडियोस मीडिया और पुलिस को हासिल हुए हैं, उनमें जिन लोगों के चेहरे वो ट्रैक कर पाई है उनको अब दबिश के जरिए गिरफ्तार किया जा रहा है। 22 लोग अब तक 22 या 25 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब ये जो पूरा मामला है ये सियासी रूप ले चुका है। यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो भी थोड़ी बहुत देर में आने की उसकी संभावना है। माता प्रसाद पांडे जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, उनके नेतृत्व में ये डेलीगेशन आएगा। 12 लोग उसमें शामिल होंगे। लेकिन यहाँ डीएम ने पहले से ही पूरे इलाके में बाहरी लोगों का और पॉलिटिकल लीडर का आना प्रतिबंधित कर रखा है। तो ऐसे में नहीं लगता कि वो संभल के अंदर एंट्री कर पाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कल ही ऐलान किया है कि यहाँ पर जो लीडर आएंगे वो एक यहाँ से रिपोर्ट बनाकर ले जाएंगे और पार्टी हाईकमान को वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल और चुनौती यहाँ पर पुलिस के सामने ये है कि जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं, जो घायल हुए हैं, उनको इंसाफ दे और पूरे मामले में तटस्थ रहकर, निष्पक्ष रहकर एक इन्वेस्टिगेशन हो जिसके जरिए ये पता लगाया जा सके कि कौन अराजक तत्व थे, कि इनकी क्या भूमिका थी और ये भूमिका पूर्व नियोजित थी या फिर तात्कालिक थी। ये सारी चीज़ें जो है अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। 20 से ज़्यादा पुलिस के भी लोग इस पूरे घटना में घायल हुए हैं। कई लोगों को गंभीर चोटें भी हैं और एक सिपाही तो मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, उसकी स्थिति बहुत नाजुक बताई जा रही है। तो इस तरह की जो भयावह स्थिति हम इसको कह सकते हैं। आप देखेंगे संभल की गलियों में मैं सुबह से घूम रहा हूँ, वहाँ पर लोगों का आवागमन नहीं है गलियों में। इक्का दुक्का जो डेली नीड्स की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, बाकी बाजार जो हैं वो बंद है। छोटी मोटी जो दुकानें हैं बस वही खुली हैं। ऐसे लोग हैं बहुत सारे, बड़ी तादाद में, जिनके घर की रोजी रोटी नहीं चल सकती अगर यहाँ पर बाजार बंद हो जाए तो मजबूरी है उनकी, ग्राहक नहीं आ रहे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी दुकानें इक्का दुक्का खोली हैं। लेकिन शांति यहाँ पर कायम हो सके और ये शांति लंबे समय तक जब बनी रहेगी तब जाकर लोगों को कानून व्यवस्था के ऊपर यकीन होगा, तब वो अपनी दुकानें यहाँ पर खोल पाएंगे, अपने कारोबार सामान्य रख पाएंगे। आपको एक और तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ। मैं एक प्राइमरी स्कूल में खड़ा हुआ हूँ। ये दावा किया गया प्रशासन की ओर से कि आज से जो स्कूल है, कॉलेज हैं, वो खोले जाएंगे और ये खुले भी हैं। मगर आप देखिए खौफ का आलम ये है कि यहाँ पर कोई बच्चा, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ पर कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आया है। मैं आपको अंदर का अपने सहयोगी सानू से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। यहाँ 2 कमरे हैं उस स्कूल में और ये दोनों कमरे खाली हैं और जो टीचर हैं केवल वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। कोई भी बच्चा यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं आया है। सारा जो स्कूल है इसी तरीके से खाली है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। खास तौर से जो बच्चे हैं उनके बीच भी और जो परिवार के लोग हैं उनके बीच भी वो कितने ज़्यादा खौफजदा हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं भेजा है। मैम, आपका क्या नाम है? बेबी तबस्सुम। तो आप सुबह कितने बजे से यहाँ पर है? क्या आपको प्रशासन से आदेश है, विभाग से क्या आदेश है? जी, विद्यालय खोलने का आदेश है। मैं यहाँ 8:45 से मौजूद हूँ स्कूल में। कोई भी बच्चा स्कूल में उपस्थित नहीं है। कुछ अभिभावक की कॉल आई, क्या बच्चे आए या नहीं आए। मैंने ये कहा कि आप अपनी सहूलत के अनुसार बच्चे को भेजें, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा स्कूल में मौजूद नहीं है। आप क्या मानकर चल रही हैं कि जो डर है, जो घटना हुई रविवार को, उसका असर अभी भी बना हुआ है परिवार के ऊपर, बच्चों? जी, उसका असर अभी भी बना हुआ है क्योंकि माहौल ही इतना ख़राब हो चुका था। अभी भी हमारे यहाँ 29 में परीक्षा है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि बच्चे जल्द से जल्द स्कूल आएँ। देखिए, ये दुख है, परीक्षा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत अहमियत रखती है और ये वक्त के साथ होनी चाहिए। उसके बावजूद भी जिस तरीके का माहौल संभल में है, बच्चे और उनके परिजन
बहुत ज़्यादा आशंकित हैं और इसीलिए उन्होंने आज किसी को भी यहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेजा है। जो आउटर एरिया हैं वहाँ पर कुछ स्कूल खुले हैं और वहाँ कुछ बच्चे भी आए हैं, लेकिन जो घनी आबादी वाला सिटी है, जिसको हम प्योर सिटी बोल सकते हैं, संभल सिटी में, वहाँ पर इसी तरह से स्कूल खाली हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि प्रकार मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो लगातार अखिलेश अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें सब लोग। हम लोगों को भेज भी रहे हैं, प्रशासन जाने देगा तो हमारे तो डेलीगेशन जाएंगे, वहां लोगों से मिलेंगे, जाके समझाएंगे। और हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए, पहले ही एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जिस तरह से हमने कल देखा, चंद्रशेखर आजाद पहुंचे लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली, उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। अब देखिए, समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो आज पहुंच रहा है और साफ तौर पर उनका कहना है कि हम वहां लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि अगर जिस तरह से आदेश जो दिए गए हैं वो एंट्री पर बैन है। देखिए मयूरी, आप यहाँ संभल का माहौल अगर देखेंगी तो आप शुरुआत से ही जो आउटर इलाके हैं, जब आप संभल में एंट्री करेंगी, वहीं से पुलिस की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो आपको दिखाई देगी। शहर में आलम यह है कि आपको हर 100-200 मीटर पर पुलिस का एक जो ग्रुप है वो खड़ा हुआ ड्यूटी करते मिल जाएगा। कई जिलों से यहाँ पर और जो पुलिस बल है वो बुलाया गया है, चाहे वो बदायूं हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो और जो पीलीभीत हो, इन सब जिलों से यहाँ पर पुलिस फोर्स बुलाया गया है, डिप्लॉयड किया गया है। कई अधिकारी भी बाहर से आए हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा जहाँ तक सवाल है समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के यहाँ तक पहुँचने का, तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो यहाँ आएंगे, विक्टिम से मिलेंगे, जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि रविवार की शाम को ही एक आदेश यहाँ के जो डीएम है राजेंद्र पेंसिया, उन्होंने जारी किया था और उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को, किसी सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता नेता को, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को यहाँ आना प्रतिबंधित है, यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए। तो ऐसे में कल जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को पिलखुआ में, हापुड़ जिले में रोका गया, उसके बाद नहीं लगता कि जिला प्रशासन और पुलिस यहाँ पर किसी को एंट्री करने देगी। और जहाँ तक बताया जा रहा है, मेरे पास जानकारी है, उनको मुरादाबाद की सीमा के अंदर ही रोक लिया जाएगा। ये बताया गया है कि माता प्रसाद पांडे जो वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के और उनके साथ 12 और लोग, जो समिति एक बनाई गई है उसके सदस्य हैं, वो यहाँ पर आना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि एक रिपोर्ट तैयार हो उनके द्वारा और वो रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सबमिट की जाए। उसमें सारे तथ्य जो हैं पुलिस की कार्रवाई से जुड़े हुए और जो विक्टिम हुए हैं वो सारा डिटेल उसमें आए। लेकिन नहीं लगता कि वो सारे लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे। पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है और उनको मुरादाबाद और संभल की सीमा पर ही रोका जाएगा। उम्मीद ये है कि उनको मुरादाबाद के बाद आगे एंटर ही नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह की जानकारियाँ हमें सुबह से मिल रही हैं। जी नरेंद्र, देखिए, जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। 700 से 800 अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की जांच पड़ताल किस तरह से और की जा रही है? देखिए, ये पूरी घटना जिस तरीके से हुई, यहाँ पर हिंसा हुई, आगजनी हुई, बवाल हुआ, पथराव हुआ, 5 लोग मारे गए, कई सारे लोग घायल हैं और उनमें पुलिस के भी लोग शामिल हैं, कई सीओ शामिल हैं, दरोगा शामिल हैं, इंस्पेक्टर और सिपाही शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेट होनी है। इसके लिए जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश दिया है इस पूरे प्रकरण को लेकर। अब देखना होगा कि वो जांच रिपोर्ट 7 दिन के अंदर सबमिट हो पाती है या नहीं, लेकिन ये बताया गया है कि अधिकारियों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जहां तक सवाल है उस घटना का, तो ये बताया गया कि 700 से 800 लोग जामा मस्जिद के आसपास जो सकरी गलियां हैं वहां पर इकट्ठा थे
और वहां पर जमकर उन्होंने बवाल किया, आक्रोश था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पुलिस से झड़प हुई और उसके बाद वहां पथराव शुरू हो गया। बहुत सारे लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा, उनसे उनके घरों से हथियार बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई है। और अब पुलिस ये मानकर चल रही है कि जिस तरीके से ये भीड़ आक्रोशित हुई उसके पीछे पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र था, एक साजिश थी और उसमें जो समाजवादी पार्टी के 2 बड़े लीडर और कई लोगों को नामजद किया गया है। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी है, मजिस्ट्रेटल जांच भी शुरू हो चुकी है। 7 दिन के अंदर ये जांच सबमिट होनी है, उसके बाद ये पता लग पाएगा कि कौन किस भूमिका में यहाँ पर मौजूद था और जो मौजूद था उसके क्या प्रमाण पुलिस के पास हैं, प्रशासन के पास हैं। जी ठीक है, बने रहिएगा नरेंद्र आप हमारे साथ।